गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत बच्चे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। आवाज़ सोनिया जी आवाज़ तो आएगी, अभी बोलना तो स्टार्ट किया। सुखराम जी गुड मॉर्निंग जी, फिजा, पायल, ब्रजेश, विवेक, सुबोध, शशि, ठीक है। अब मैं नाम नहीं दे रहा क्योंकि लेट हो चुके हैं, 8 मिनट लेट हो चुके हैं, तो बैच स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है ना, अभी 11 बजे दूसरा बैच खत्म हुआ तो थोड़ा सा स्टार्ट करने में टाइम लगता है, नहीं तो मेरी क्लास लेट नहीं होती, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो नोबल गैसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, तो स्टेबल होने के कारण वो बॉन्ड नहीं बनाती। लेकिन एक ऐसी नोबल गैस है जो स्टेबल होने के बावजूद बॉन्ड बनाती है, तो वो कौन सी है आपकी? जिनोन। तो हेडिंग डालोगे जिनोन। तो जिनोन स्टेबल होने के कारण बॉन्ड क्यों बनाती है, देखो इसका रीजन। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट को बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाने में किसका यूज होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका यूज होगा। मैं बढ़िया हूं, आप लोग बताइए, ठीक है। देखो टाइम लेट है तो कमेंट पे थोड़ा ध्यान ना देकर पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको बॉन्ड बनाना तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका सेंटर से डिस्टेंस है इतना। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका सेंटर से डिस्टेंस है इतना, तो जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा बॉन्ड भी आसानी से बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से किसका निकलेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जो है वो फोर्स जो वो कम होगा। और फोर्स कम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन सेंटर से काफी दूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन सेंटर से जब काफी दूर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? उस एटम का, उस परमाणु का साइज क्या होगा? परमाणु आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो यानी कि जिसका साइज बड़ा होगा उस केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो पुअर होगी, कमजोर होगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहां से एक मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो बॉन्ड भी आसानी से बनेगा, ठीक है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप चलते हैं, पढ़ेंगे आगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है, साइज बढ़ता है। तो जिनोन तक जितनी भी नोबल गैसेज होंगी, जितनी भी अक्रिय गैस होंगी, उनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आपका जिनोन का। तो अगर जिनोन का साइज बड़ा होगा तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर से काफी दूरी पर होगा, ठीक है। तो सेंटर से काफी दूरी पर होने की वजह से दोनों में अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। तो जिनोन बॉन्ड क्यों बना रही है? क्योंकि इसका साइज ज्यादा होता है। दूसरा इस तरीके से भी बोल सकते हो, जब ये साइज ज्यादा है तो इन दोनों की अट्रैक्शन कम है, तो इन दोनों की अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये बॉन्ड कमजोर होगा दोनों के बीच। अगर ये बॉन्ड कमजोर होगा तो इसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाएगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। पिछली क्लास में बताया था। तो बोलोगे जिनोन का, या तो बोलोगे साइज ज्यादा होने की वजह से, या इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से, ठीक है, ये बॉन्ड बनाती है। अब ये बॉन्ड ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट आएगा किसी के साथ भी बना लेगी, ठीक है। इसके लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 2 ही एलिमेंट्स के साथ बनाती हैं, और जिन एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाती है उन्हें बोलते हैं हम हरामी एलिमेंट्स। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े हरामी होते हैं ये 2, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो जैसे ही जिनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, ये इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो यहां से पेपर में 4 क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी नोबल गैस बॉन्ड बनाती है? जिनोन बनाती है। क्यों बनाती है? इसके 2 रीजन है। एक तो ये बोल सकते हो कि इसके परमाणु आकार ज्यादा होता है, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, या दूसरा बोल सकते हो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आयनन ऊर्जा कम होती है। तीसरा क्वेश्चन, ये किसके साथ बॉन्ड बनाती है? केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। अब इन्हीं के साथ क्यों बनाती है? क्योंकि ये हरामी है ना, इस हरामीपन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से जिनोन बॉन्ड बनाती है, ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। नहीं जी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में इंटरव्यू नहीं होता अभिषेक जी। हाँ, रेडोन को भी, देवी प्रसाद जी सही कह रहे, रेडोन को भी बॉन्ड बनाना चाहिए। रेडोन को क्यों नहीं, रेडोन बॉन्ड क्यों नहीं बनाती? क्या रीजन है रेडोन बॉन्ड ना बनाने का? तो उसका रीजन ये है भाई, रेडोन जो होती है ना वो एक रेडियो एक्टिव गैस होती है। अगर इससे अगला टॉपिक आपका रेडियो एक्टिविटी है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास क्या होता है? जो रेडोन होती है। तो रेडोन में अगर बात करें तो रेडोन का जो न्यूक्लियस होता है ना, जो नाभिक होता है, ये अनस्टेबल होता है। जबकि जिनोन का क्या है? न्यूक्लियस भी स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन के मामले में भी स्टेबल है। जिनोन आपकी फुली स्टेबल है। लेकिन जो रेडोन होती है, इलेक्ट्रॉन के मामले में तो ये स्टेबल है, लेकिन न्यूक्लियस के मामले में ये अनस्टेबल है। तो इसमें यहाँ पर अनस्टेबिलिटी प्रेजेंट है ना, स्थिरता प्रेजेंट है। तो पहले क्या करेगी? यहाँ से स्टेबल होना चाहेगी, तो स्टेबल होगी तो इसमें रिएक्शन होगी, क्योंकि अनस्टेबल चीज स्टेबल होने के लिए रिएक्शन करती है। तो इसमें अनस्टेबिलिटी कहाँ पर है? न्यूक्लियस पर। तो ये न्यूक्लियस को पहले स्टेबल करना चाहेगी, तो इसकी जो रिएक्शन स्टार्ट होंगी वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होंगी, फ्यूजन फ्यूजन ये सब, ठीक है। अभिषेक जी भी इसको दोबारा देख लें फिर से। 11
8 से क्लास स्टार्ट हुई, तो लिखोगे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे ड्यू टू ग्रेटर साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू ग्रेटर साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी it forms bonds with fluorine and oxygen only. It forms bonds with fluorine and oxygen only because fluorine and oxygen are the most electronegative elements. हिंदी में लिखोगे जिनोन की परमाणु त्रिज्या अधिक और आयनन ऊर्जा कम होने के कारण यह केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाती है क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन, सिंबल लिख रहा हूं क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं। ठीक है, आज 12:45 पर मेरे YouTube चैनल पर ग्रुप डी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों 12:45 पर। ठीक है सर, आप अनअकैडमी पर भी लेते हैं? नहीं, मैं नहीं लेता भाई अनअकैडमी पर क्लास। नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाते फिर बॉन्ड जिनोन से? वो भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ शेखर जी, वो है तो सही, लेकिन इतनी नहीं है ना, इनके कंपैरिजन में इनसे तो बहुत कम है वो। ठीक है, मोस्ट अरामी एलिमेंट्स। विपुल जी, आयनाइजेशन एनर्जी भाई बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अब नहीं है करण जी वो ऐप, अब उस पर नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे। ओ जी तो जी अनुष्का जी आर्टिफिशियल गैस है। ठीक है, पवन जी केमिस्ट्री स्लाइड्स यही है। नहीं रजनीश जी, आपको कोई कमेंट ब्लॉक नहीं है। ऐसे के इंटरव्यू पोस्ट बता दीजिए। इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब उन पे इंटरव्यू पोस्ट कर लो, ये नहीं कि उन पर इंटरव्यू होगा। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर है, ठीक है, सीबीआई में ये है, क्या नाम है, एसआई है, ये है इंस्पेक्टर पोस्ट। आयनाइजेशन एनर्जी को आप याद रखोगे। अब ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और भी बनता है। आपको चार कंपाउंड के नाम दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन सा जिनोन का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैंने कहा देखो, जिनोन जो है ये किसके साथ रिएक्शन करती है? फ्लोरीन के साथ करती है और ऑक्सीजन के साथ। तो हमेशा याद रखना, जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन है ये हमेशा इवन नंबर ऑफ अटैच होंगे। जैसे HCF2, फ्लोरीन कितने हुए? इवन। अगला क्या बनेगा? HCF4। अगला क्या बनेगा? HCF6। F फ्लोरीन हमेशा इवन होंगे और ऑक्सीजन हमेशा ओड होंगे। HCO3, HCOF4, ये दोनों से बन गया। फ्लोरीन तो इवन है, ऑक्सीजन ओड है। तो ये कंपाउंड होते हैं जो जिनोन के जो एग्जिस्ट करते हैं।
क्या समझ नहीं आता किरण जी? भाई दूसरे एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं करनी, यहाँ पर कैरियर की बात करेंगे बस। सर आप बहुत मजेदार पढ़ाते हो, बेस्ट सर, थैंक यू। अब लिखते जाओ, बहुत टाइम हो गया। अब ये जो जिनोन जो है इसने रिएक्शन की, ठीक है, बाकी और किसी नोबल गैस ने रिएक्शन नहीं की, ठीक है। तो जिनोन ने रिएक्शन की, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था कि जिनोन जो है वो रिएक्टिव होती है? तो ये बताया था नील बार्टलेट ने। तो लिखोगे फर्स्टली, अब हिंदी में आप लिखो फर्स्टली, सबसे पहले, फर्स्टली सबसे पहले नील बार्टलेट, ये साइंटिस्ट का नाम है एज इट इज। फर्स्टली नील बार्टलेट told that Genone was reactive, told that Genone was reactive, told that Genone was reactive। हिंदी में लिखोगे सबसे पहले नील बार्टलेट ने बताया था, ये लिख लोगे आप, लिखो सबसे पहले नील बार्टलेट ने। सर अब आप रजनीकांत हो गए हो, क्योंकि पहले तो इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी बोल देते थे। हाँ लिखना पड़ जाता है, बच्चों को ज्यादा परेशानी हो जाती है। लिखो सबसे पहले, ये लिखो नील बार्टलेट ने बताया था, सबसे पहले नील बार्टलेट ने बताया था कि जिनोन अभिक्रिया करती है, कि जिनोन अभिक्रिया करती है, ठीक है। अब देखो जितनी भी नोबल गैसेज हैं सभी रिएक्शन कर रही थी, लेकिन जिनोन ने रिएक्शन नहीं की, ठीक है। तो जिनोन का जो बिहेवियर है वो अजीब है ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया स्ट्रेंजर गैस। तो पेपर में आपसे पूछते हैं स्ट्रेंजर गैस किसे बोलते हैं? जिनोन को। तो लिखोगे इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। हिंदी में लिखोगे इसे स्ट्रेंजर, अजनबी दोनों नाम से आता है, इसे स्ट्रेंजर ब्रैकेट में लिख लोगे अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, गैस के नाम से जाना जाता है, गैस के नाम से जाना जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये भी बताता हूं। नमस्कार दीपक जी। नहीं दिव्या जी, इससे पहले कोई टॉपिक नहीं कराया, जिनोन से स्टार्ट किया है, ठीक है। सूरज जी पीसीएस के लिए बेटा बताएंगे भाई, एक बार कॉल फोन पे बता दूंगा, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इतना डीप आएगा जैसे रेलवे एग्जाम, भाई आप वही क्वेश्चन बार बार पूछते हो। कौन से एग्जाम के लिए करण जी इंटरव्यू की तैयारी, कौन से एग्जाम के लिए? हाँ पटवारी के लिए सफिशिएंट है, कतई जहर पढ़ाते। थैंक यू भाई। चलो भाई कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि सिलेबस काफी पीछे चल रहा है। अर्शिता जी आपके कौन से डाउट है पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए। व्हाट्सएप पर पता, आप व्हाट्सएप पर मैंने बहुत कम बच्चों के आंसर दिए हैं। रीजन क्या है कि मैं आप लोगों का ग्रुप बनाने में इतना बिजी हूँ कि इतने बच्चों के मैसेज आते हैं कि ग्रुप बनाओ, अगर मैं आपका रिप्लाई करने लग जाऊँ ना तो मैसेज आपका नंबर ऊपर चला जाएगा, मुझे दोबारा वो नंबर ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा मेरे चैनल का नेम, तो इसलिए अभी आप 2-4 दिन बाद पूछ लेना डाउट। आप पूछ, जिसका नंबर ग्रुप में ऐड हो गया ना पूछ लो डाउट, मैं बता दूंगा, उसमें क्या ये है। शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में, वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये है सतेंद्र सर क्लासेस, आज शेयर कर दूंगा न्यूमेरिकल साइंस स्पेशल में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो क्या होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋण विद्युता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋण विद्युता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋण विद्युता। देखो क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। देखो आज की क्लास जरूर करना भाई, यूट्यूब वाली, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी, नई चीजें पता चलेंगी, उसमें क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उसमें कोई नया कंटेंट भी मिलेगा, ठीक है। नहीं मिले दीपिका जी टेलीग्राम पर तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वहां पर आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी शेल में होगा आपका? ये के शेल में होगा।
इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9। तो 9 में से 2 आपके K शेल में होंगे, 7 आपके L शेल में होंगे। तो ये इसको देखो, ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल होगा। ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल? अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसके पास 2 होने चाहिए थे, इसके पास 8 होने चाहिए थे। तो करते क्या है, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो, जब स्टार्टिंग में ये बॉन्ड बना था तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिड में थे, जितनी दूरी पर हाइड्रोजन से थे उतनी ही दूरी पर फ्लोरीन से थे। लेकिन फ्लोरीन क्या है, हरामी है ना, ये क्या हरामीपन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन मिड में दिखाई दे रहे हैं ये थोड़ी ही देर बाद क्या होगा, फ्लोरीन की तरफ दिखाई देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की जो पावर होती है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो पावर होती है ये सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन के पास, इससे कम होती है ऑक्सीजन के पास, इससे कम नाइट्रोजन, इससे कम क्लोरीन, इससे कम ब्रोमीन, इससे कम आयोडीन। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ऋण विद्युता का घटता क्रम। अब एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है तो आप आंसर दे दोगे फ्लोरीन, ठीक है। कम पूछोगे तो आंसर दे दोगे आयोडीन। लेकिन वो तो इन 6 की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन में तो कोई जरूरी ना कि यही 6 आए, इन 6 में से 4 ऑप्शन में आए। अगर मान लो कोई ऐसा ऑप्शन, 4 ऑप्शन ऐसे आ गए जो इनमें से लाई नहीं करते, तब कैसे पता करोगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, वो मैं पढ़ाऊंगा, वो आ जाएगी, टेंशन न लो। एटॉमिक नंबर भी याद होंगे सबके, कोई टेंशन न लो, एटॉमिक नंबर को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाऊंगा या यूट्यूब पर दोबारा पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, उसमें सारी ट्रिक डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन छोड़ दो, पीरियोडिक टेबल में कैसे याद करनी है वो तो आसान चीज है। तो अब पीरियोडिक टेबल से हमें ये पता चल जाएगा कि किसका साइज बड़ा हुआ, किसका साइज छोटा हुआ, ये पढ़ा हुआ, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट चलते तो साइज घटता है और डाउन द ग्रुप चलते तो साइज बढ़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जिसका साइज सबसे छोटा होगा ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इस चीज को याद रखोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो वहां पर आप उनके एटॉमिक साइज को कंपेयर करोगे, हिंदी में इसे लिखोगे ऋण विद्युता, ये लिखोगे परमाणु त्रिज्या। इन दोनों को कंपेयर, मतलब एटॉमिक साइज को आप देख लोगे किसका बड़ा है छोटा है, वो पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब एक चीज और सुनो, अब इसके बाद आप 2 पेज छोड़ देंगे आगे पीछे मिलाकर, एक पेज, एक आगे का एक पीछे का, 2 पेज छोड़ देंगे, 3 छोड़ देना। आपको करना क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को आता भी नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पता होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड से फिजिक्स के क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मर्ज करके जो कॉन्सेप्ट बनता है, मैंने जो यूज होगा आपको वो अपने चैनल पर बढ़ा रखा है। तो इसकी वीडियो आप बाद में देखोगे, लिंक बिटवीन वाटर एंड आइस लिख लेना, ये हेडिंग डाल लेना, लिंक बिटवीन वाटर एंड आइस, ताकि आपको याद रहेगा। और 3 पेज छोड़ लेना, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम क्यों होती है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर है वहां पर, तो ये आप वहां से करोगे, ठीक है। नोट कर लो अब जल्दी से। सर जी कतई जहर पढ़ाते हो, थैंक यू मुकुल जी। हाँ लाइव है राजन जी, द टेंडेंसी ऑफ टू अट्रैक्ट द शेयर, हाँ जी यही होगी शुभम जी। करण जी उसके लिए तो बहुत सारे ग्रुप होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहां से कर लेना, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। नंबर मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बहुत बार दिया है, अब उनमें से देख लेना। सीएचएल से पहले से खत्म हो जाए इसीलिए तो मैं लगा हुआ हूं आप लोगों का, क्योंकि वहां पर केमिस्ट्री ज्यादा आती है। गुड मॉर्निंग सर, यू आर बेस्ट एजुकेटर सर, थैंक यू सत्यनारायण जी। जो बच्चों अभी तक ऐड नहीं हुए ना, आज वो दोबारा मैसेज कर देंगे शाम को, ठीक है, क्योंकि मैंने मोस्टली सबको ऐड कर दिया है। कुछ ही कोई बचा होगा तो मुझे पता नहीं, तो दोबारा भेज देना, मैसेज ऊपर आ जाएगा, मैं कर दूँ। टेलीग्राम पर हूँ पंकज जी, साइंस बाय सतेंद्र सर लिखो, मिल जाऊंगा, मेरा फोटो भी लगा है। हाँ जी, नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। दोबारा लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, लास्ट में दे देंगे, अभी पढ़ लो। ओके करण जी, हाँ जी सोविक जी आपका कमेंट आ रहा। बताता हूँ आकांक्षा जी, बताता हूँ। हाँ जी, इस नाम से मिलेगी, लिंक बिटवीन वाटर एंड आइस। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, अगर किसी को ना मिलेगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसको, टेंशन ना लो। योगेश जी आज एक बार और कर दीजिए भाई ऐड, मैंने कर दिया लगभग सबको। हाँ 17 मिनट की वीडियो वही वाली, मुकुल जी वही वाली।
और पसंद आए तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, पसंद ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज ये सिलेबस ही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो सिलेबस है। आप बेटा पेशेंस रखिए बस, सुपर से भी ऊपर पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो भाई आगे। अब लास्ट जो नोबल गैस आती, जगह छोड़ लेना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं छोड़ोगे तो आप भूल जाओगे इसे कि आपको वो सब करना है। लास्ट हेडिंग डालोगे रेडॉन। रेडॉन, तो रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है, आगे पढ़ेंगे। आ रहे हैं देवी प्रसाद जी में से, लिखो इट इज रेडियो एक्टिव गैस। देखो मैं कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता, पढ़ाऊं रहा हूं, जब तक पढ़ाऊंगा जब फ्री होगा तब कमेंट पढ़ता हूं। इट इज रेडियो एक्टिव गैस, क्योंकि बहुत बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। इट इज रेडियो एक्टिव गैस, यह एक रेडियो सक्रिय गैस है। यह एक रेडियो सक्रिय गैस है। यह एक रेडियो सक्रिय गैस है। इट इज रेडियो एक्टिव गैस, यह एक रेडियो सक्रिय गैस है। स्किन में कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो उसके इलाज के लिए यूज करते हैं हम रेडॉन का, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियोथेरेपी। लिखोगे इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में ये जो ओगोनेशन जो होती है भाई, वो आपकी आर्टिफिशियल गैस है, मैन मेड गैस है, उसका कहीं पर यूज नहीं करते, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उससे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक ही क्वेश्चन बनता है कि लेटेस्ट जो नोबल गैस है वो कौन सी है, ओगोनेशन। अब ये जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, ये मैं आपको बता चुका हूं, आर्गन। तो सबसे कम जो होगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ abundance of increasing order of abundance of noble gases। हिंदी में लिखोगे increasing order of abundance of noble gases in atmosphere। वायुमंडल में अक्रिय गैसों का मिलने का बढ़ता क्रम। देखो ये चेंज भी होता रहता है, ठीक है, तो लेकिन ऑलमोस्ट यही रहता है। देखो याद करने का तरीका क्या है, ये हीलियम है, ये नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इसको ऐसे याद करो। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, आर्गन, तो आर्गन के पास पहुंचना है आपको, तो यहां से स्टार्ट करोगे। सबसे कम होगी जिनोन, इससे ज्यादा होगी क्रिप्टॉन, ठीक है, उससे ज्यादा हीलियम, उससे ज्यादा नियोन, और सबसे ज्यादा आर्गन। इस तरीके से जल्दी जल्दी लिखो इसको भाई। कर दी लाइक वीडियो तो कोई बात नहीं बेटा, पसंद देख तो लेते, पसंद आनी चाहिए ना, जब भी लाइक करा करो। मैं ऐसे नहीं चाहता कि फर्जी लाइक, मतलब कोई वैसे ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, जब पसंद आए तो जरूर करें। ठीक है, अब डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। जो जिनोन थी, सॉरी, रेडॉन में एक लिख लेना। हाँ, अब रेडॉन लिख लेना इसको। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एफिडोर्न, ये लिख लेना। इसकी खोज एफिडोर्न ने की थी। ठीक है सर, हम केवल ईमेल पर ही, कहीं नहीं तो अगर आप ईमेल आईडी दे दो, अभी हमें कोई काम नहीं है, बट बाद में कुछ पूछना हुआ तो वैसे पूछें, क्योंकि व्हाट्सएप ईमेल एक्चुअली मैं बहुत कम देखता हूँ। दिक्कत ये है, आप ईमेल पर मैसेज करोगे ना तो पता नहीं चलेगा।
ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये जो है विलियम रैमसे जो था, नोट में अगला पॉइंट लिख लेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखो यहां पर, जो आपकी ये है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इनकी जो खोज की थी वो थी विलियम रैमसे ने। तो क्वेश्चन आपका इन्हीं से बनेगा वैसे तो, क्योंकि ये इनाम भी इजी है और मोस्टली इसी ने डिस्कवर की है। अगर आपसे पूछ ले नोबेल गैसेस की खोज किसने की थी, तो इसने की थी। रेडॉन की पूछे तो एफिडोर ने की थी। ठीक है, और कौन सी बच गई? हीलियम की बहुत सारी हैं, तो एक याद कर लोगे, पी जॉनसन, 3 साइंटिस्ट थे, तो इसलिए पूछेंगे नहीं इसको, तो बस ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है ज्यादा, और रेडॉन वाला। यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री, थैंक यू ध्रुव जी। रोहित जी केमिस्ट्री कम से कम आपकी 22-23 क्लास तो चलेंगी भाई। रेडियोथेरेपी रूबी जी ये होता है, स्किन में कोई बीमारी होती है, जब हम उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं रेडियोथेरेपी। थोड़ा फास्ट सर, संडे को क्लास होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, संडे को भी होगा सर, आप पढ़ाए और पसंद ना आए। थैंक यू दीपू जी। लाइव क्लास है शिखा जी। रदरफोर्ड का भी नाम आता है, डोर्न का भी नाम आता है, ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन रहती है, एफिडोर्न भी आता है और रदरफोर्ड भी आता है, दिक्कत है ये, ठीक है, तो डिपेंड करता है। पहले आप इसको लिख लो, सेकंड नंबर पर रदरफोर्ड लिखना चाहो तो रदरफोर्ड लिख लो, ऑप्शन डिपेंडेंट है। एफिडोर ऑप्शन में आएगा तो एफिडोर लिखोगे, जब ये ऑप्शन में नहीं तो फिर आप रदरफोर्ड लगाओगे, इस तरीके से है ये, ठीक है। हाँ जी सीएचएस से पहले मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा सर। ओके सर, आप फोन पे मैसेज देखते हो? हाँ वैसे मैसेज वो देख लेते हैं, वो उस पर पूछ सकते हो आप, लेकिन उसका रिप्लाई ठीक है, उस पर पूछ सकते हो आप, ठीक है भाई। ऑसम सर जी। मिसलेनियस देखो ना भाई, जो करा रहे हम, आप देखते जाओ, जितना मैं कंटेंट आपको जीएस स्पेशल में पढ़ाऊंगा ना, बाकी टीचर उतना साइंस स्पेशल में भी नहीं पढ़ाते, गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ के देख लेना चाहे। अब आगे देखो, ठीक है, तो ये सब थे नोबेल गैसेस के बारे में। अब हेडिंग डालोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित प्रभाव, ठीक है। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, यह है एटमॉस्फेयर, ठीक है, यह पृथ्वी का वायुमंडल एटमॉस्फेयर, ठीक है, यह है अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह, यहां पर है सन। मुझे एक बात बताओ, सन से जो रेज आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी। यह है पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस, सन से जो रेज आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। देखो कुछ बोलेंगे इंफ्रारेड, कुछ बोलेंगे अल्ट्रावायलेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सन से दोनों ही आती है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों आती हैं, ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है शॉर्ट वेव्स। सन से जो रेज आती है जनरल क्या बोलते हैं उन्हें, शॉर्ट वेव्स, छोटी तरंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट वेव्स आती हैं, ये अर्थ के सरफेस से टकराती हैं, टकराने के बाद अर्थ क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो इन दोनों में से कौन सी रेज ऊपर जाएगी और कौन सी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी? देखो इन दोनों में से जो वेवलेंथ ज्यादा होती है वो इंफ्रारेड की ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट से। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है, यानी कि इंफ्रारेड आपका ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो यहाँ से मोस्टली इंफ्रारेड क्या होती है, ऊपर आ जाती है। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इनका नाम रख दिया गया लॉन्ग वेव्स, लंबी तरंगे, लॉन्ग वेव्स, लंबी तरंगे, ठीक है। तो लॉन्ग वेव्स जनरली होती कौन सी, आपकी इंफ्रारेड ही होती है, और यहां पर क्या बच गया आपकी अल्ट्रावायलेट। अब होता क्या है, सन से जो रेज आ रही है इनका हीटिंग इफेक्ट होता है, तो यहां पर इनसे क्या होगा, अर्थ का सरफेस गर्म हो जाएगा। तो अर्थ का सरफेस जो गर्म होता है वो किन की वजह से होता है, आपका अल्ट्रावायलेट की वजह से। लेकिन इन्हें अल्ट्रावायलेट ना बोलकर यहां पर इनका नाम बदल जाता है, इनको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल वेव्स, खगोलीय तरंगे, टेरेस्ट्रियल वेव्स, खगोलीय तरंगे,
टेरेस्ट्रियल वेव्स, खगोलीय तरंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले अर्थ का सरफेस जो होता है ये कौन सी इन अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो कौन सी वेव्स की वजह से बढ़ता है? टेरेस्ट्रियल वेव्स की वजह से बढ़ता है, खगोलीय तरंगों की वजह से बढ़ता है। अब देखो, सन से आई शॉर्ट वेव्स यानी कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यहां पर एब्जॉर्ब हो गई, इंफ्रारेड ऊपर चली गई। अब जब ये इंफ्रारेड इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हैं तो होता क्या है, यहां पर कुछ ऐसी गैसेज होती हैं कि वो इनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो अगर ये लॉन्ग वेव्स यहां पर एब्जॉर्ब हो गई तो यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसे बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? लॉन्ग वेव्स की वजह से। अब सारी की सारी गैस नहीं है जो लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, कुछ ही गैसेज होती हैं जो इन लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो गैस इन लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ध्यान से सुन लो, अगर मैं आपसे पूछता ना ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं तो आप बोलोगे सर CO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC। आप ये बताओगे, एग्जांपल बताने लग जाओगे। जैसे होता क्या, जैसे मैं पूछता हूँ सर आपका, मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, बोलोगे सर मैं 8 बजे उठता हूँ, फिर क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, फिर खाना खा के सो जाता हूँ, रात को दोबारा उठता हूँ, माहौल बनाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, है ना। तो मतलब आप अपना नाम नहीं बताओगे, सारी एक्टिविटीज बता दोगे। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं तो आप उसकी डेफिनेशन नहीं दोगे, आप क्या करोगे, उसके एग्जांपल बताना स्टार्ट कर दोगे। तो ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, अभी लिखवाऊंगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस किसे बोलते हैं? वो गैस जो शॉर्ट वेव्स को तो जाने देंगे लेकिन लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब यहां पर कुछ गैसेस जिन्हें ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं वो लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर हुआ है नहीं? ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखोगे, द राइज इन टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर, द राइज इन टेम्परेचर of the earth atmosphere, of the earth atmosphere, of the earth atmosphere is due to the is due to the is due to the absorption of is due to the absorption of long waves, is due to the absorption of long waves, is known as greenhouse effect, is known as greenhouse effect, is known as greenhouse effect। हिंदी में लिखोगे, हिंदी में बोल देता हूं मैं, ठीक है, तो लिखोगे पृथ्वी के, लिख भी देता हूं लो, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से बढ़ता है, लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से, लंबी तरंगों के अवशोषित होने की वजह से बढ़ता है, जिसे हरित प्रभाव कहा जाता है, जिसे हरित प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, डायग्राम बना लेना। ठीक है, एक चीज और लिख लोगे, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता जो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ पेज छोड़कर नोट करना था ये सब। ठीक है, अगर लॉन्ग वेव्स रुक जाती हैं ऊपर जाकर भी तो डेली अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, इसे जब ज्यादा हो जाता है इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। सर आप बहुत इजीली समझा दिए हैं ये टॉपिक, थैंक यू सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू रूबी जी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखोगे, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस increases due to terrestrial waves। बोर्ड पर जगह नहीं है, हिंदी मीडियम वाले अपने आप लिखेंगे, मैं लिखवाता हूं। लिखोगे पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान
खगोलीय तरंगों की वजह से बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान खगोलीय तरंगों की वजह से बढ़ता है। पृथ्वी की सतह का तापमान खगोलीय तरंगों की वजह से बढ़ता है। मजा आ गया सर जी, यू आर ग्रेट टीचर इन द नाइस। ठीक है, पृथ्वी की सतह का तापमान खगोलीय तरंगों की वजह से बढ़ता है। देखो मैंने आपको कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाया था, एक करेक्शन करना, जो व्हाइट कोल मैंने आपको लिखवाया था वो डायमंड था, वो पहले तो डायमंड ही होता था, लेकिन अब कुछ मॉडिफिकेशन हुई है तो आप चेंज कर लोगे उसको, हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी कर लोगे। अब व्हाइट कोल जो होता है ना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी को बोलते हैं। अब ये आप करेक्शन कर लेना। कोई बच्चा कह रहा था, मैंने चेक किया, हाँ ठीक है, अब बदल गया, पहले तो इसे ही बोलते थे, लेकिन अब व्हाइट कोल का नाम किसे दे दिया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, यूवी रेज तो अर्थ में एंटर नहीं करती है ना सर। आनंद जी, यूवी रेज 3 तरीके की होती है, ए बी सी। ठीक है, सी नहीं करती, ए और बी करती है। आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। केमिस्ट्री बहुत इजी हो गया है तो आपकी वजह से। थैंक यू अजय जी। ठीक, उसको करेक्शन कर लेना भाई। सफेद कोयला जो था वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था, उसको करेक्शन कर लेना एक बार, जल्दी से करेक्शन करो और ये नोट करो, दोनों चीजें, ये पूरा नोट करना, उसको करेक्ट करना, और करेक्ट करते थम्स अप भेजो ताकि मुझे पता चल गया आप लोग नोट कर चुके, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, जल्दी कीजिए। कर लिया सर जी, ठीक है, ओके। अब हेडिंग डालोगे ग्रीन हाउस गैसेज, तो डेफिनेशन मैंने बता दिया, लिखवाता हूँ। ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं, वो गैस जो शॉर्ट वेव्स को पास होने दे लेकिन लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले, उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, तो लिखोगे दोज गैसेज which passes short waves but absorb long waves are known as greenhouse gases, हिंदी में लिखना भाई। वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है, IR की सोनिया जी फुल फॉर्म इंफ्रारेड, हाँ डायमंड को कट कर दे धर्मेंद्र जी। लिखोगे वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है, मेरे पास देखता हूँ मिल गया तो सेंड कर दूँ PDF। वह गैस जो छोटी तरंगों को जाने देती है परंतु लंबी तरंगों को अवशोषित करती हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। नहीं मनीष जी, मैं अल्ट्रावायलेट नहीं लिख सकता। अच्छा नहीं, समझा करो, आप समझ नहीं रहे मतलब। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ये टोटल नंबर में कितनी होती हैं? आप बोलोगे 4, मैं बोलूँगा मूर्खो 6, मैक्सिमम मेजर ये 6 होती हैं। वाटर वेपर, जलवाष्प, जल्दी जल्दी नोट करना। वाटर वेपर हिंदी में लिखोगे जलवाष्प, सेकेंड है CO2, थर्ड है मीथेन CH4, फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O। इसका एक और फेमस नेम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? लाफिंग गैस,
हास्य गैस। एक नाम और होता है इसका, बेहोश करने वाली गैस, एनेस्थेटिक गैस। एनेस्थेटिक गैस, बेहोश करने वाली गैस, ठीक है। ओजोन O3, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब एक चीज देखना, ठीक है, अभी मैं टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए आप लोगों को। मुझे एक चीज बताओ, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, हाँ जी, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है, बताएगा कोई? और एसी में कौन सी यूज होती है, एयर कंडीशन में? जल्दी बताओ, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है, एसी में कौन सी होती है? CFC। बहुत बढ़िया शुभम जी, CFC, वेरी गुड आनंद जी, एक्सीलेंट। CFC, मूर्खों मेरी बात ध्यान से सुनो, CFC पहले यूज होती थी, रेफ्रिजरेटर और एसी में पहले यूज होती थी कौन सी? CFC। इस तरीके से लिख लोगे, रेफ्रिजरेटर, स्पेलिंग आप देख लो, रेफ्रिजरेटर इनिशियली पहले कौन सी यूज होती थी? CFC। लेकिन अब बैन है इस पर, अब किसका यूज करते हैं? हाँ जी, अब यूज करते हैं अमोनिया का। इसी तरीके से एसी में पहले कौन सी यूज करते थे? CFC। अब कौन सी यूज करते हैं? अमोनिया नहीं करते मूर्खों, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। 2028 तक यही यूज करेंगे, तो 2028 तक आपका एग्जाम हो लेंगे सारे, तो आप लोगों को इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नोट करते ही थम्स अप भेजो जल्दी। दो तीन दिन ही अच्छा लगता है कि सर आप ग्रेट हो, और भी कुछ? मैं समझा नहीं दीपांशु जी, आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि इसके इसे स्मेल करोगे तो हंसी आ जाएगी। दीपांशु जी क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बताओ, मैं समझा नहीं। नोट कर चुके हो, ठीक है। तो पेपर में आपको 4 ऑप्शन देकर पूछा जाएगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है, तो पहचान कर लोगे ना? कर लोगे ना? पक्का ना? पक्का? लिखना, क्वेश्चन लिखना, लिखो, क्वेश्चन लिखो, ऊपर लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a greenhouse gas? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? Which of the following is not a ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन आपके पास CFC, सेकंड है ओजोन, सॉरी सेकंड लिखो नाइट्रोजन, थर्ड लिखोगे आप ओजोन, फोर्थ लिखोगे ऑक्सीजन। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र जी पुराना ये तो जो है वो तो पढ़ाना पड़ेगा ही। हाँ जी, एसी में अब अमोनिया नहीं होता है, CFC यूज होता है। हाँ जी बताओ जल्दी, ज्यादा हंस के बेहोश हो जाओगे मूर्खों, जल्दी लिखो, बताओ। हाँ ये ठीक कह रहे दीपांशु जी, थोड़े दिन तक यही नहीं याद रहता है कि हाँ हम अच्छा पढ़ाते हैं, ग्रेट है, बाद में तो ऐसे ही कहते हैं कौशल जी आई एम बिग फैन ऑफ योर थिंग। हाँ ये थोड़े दिन ही रहते हैं बच्चे, फिर बाद में तो चलो कोई नहीं, जैसा भी है। नाइट्रोजन डी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं आंसर होगा नाइट्रोजन, कुछ बच्चे कह रहे हैं आंसर होगा ऑक्सीजन, ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान से सुन लो एक बार। नाइट्रोजन का मतलब होता है N2 और ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, ठीक है। तो N2 यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है, बोलोगे सर ये रही, है ना। मूर्खों ऐसा नहीं होता, ये N2 और ये N2 अलग हैं, सेम नहीं है। बोलोगे मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीजन यहाँ है, बोलोगे ये रहा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये वो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन सेम है, नहीं है ना। तो एक चीज का ध्यान रखोगे, जो यहाँ पर लिखा है ये अगर ऑप्शन में है तो ग्रीन हाउस गैस है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखना, ना तो ऑप्शन में ना तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन है, इसका मतलब ना तो नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस होगी ना ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस होगी, तो दोनों आंसर होंगे। तो लेकिन पेपर में तो एक टिक करना है, तो कभी भी पेपर में दो आंसर हो और आप उनमें अंतर ना कर पाओ कि कौन सा ज्यादा सही है, ठीक है। आप नहीं, मतलब एग्जामिनर भी अंतर ना कर पाए, तो कभी भी पेपर में दो आंसर होते हैं और दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो पहले आता है एग्जामिनर उसे ही करेक्ट मानता है, तो इस केस में आंसर लगाओगे बी। अगर ऑक्सीजन पहले आ जाता तो आंसर ऑक्सीजन हो जाता। अब ये मत बोला सर ये क्या है, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, देख लेना, मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखोगे, which of the following gas absorb long waves, हिंदी में लिखोगे, निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। यस जी केमिस्ट्री के नोट्स बनवा रहे हैं, हाँ जी आपका कमेंट आ रहा है। मैं कह रहा हूं कभी भी पेपर में दो आंसर हो और दोनों की, सर बरोद आ जाओ क्रिकेट मैच, अनुभव जी आप खेलो भाई, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूं कभी भी पेपर में दो आंसर होंगे, ठीक है, और दोनों की प्रायोरिटी सेम हो, तो जो पहले आता है वो करेक्ट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है अनिल जी, अलग हो गई ना, सेपरेट हो गई फिर वो। बताओ आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर। अरे मूर्खों बी कहां से हो जाएगा, लॉन्ग वेव्स को कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती है, ग्रीन हाउस गैस। तो आपके बार उसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया। उसने कहा कि कौन सी ऐसी गैस है जो लंबी तरंगों को अवशोषित करती है, और लंबी तरंगों को अवशोषित करती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। मतलब आपको ये पहचानना कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो देखो यहां भी दो आंसर है, CFC भी ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर। तो कौन सा आंसर लगाओगे, जो पहले आएगा। मूर्खों ऐसा नहीं करना है, अब की बार आंसर होगा सी। अब ये सी क्यों होगा, सुन लो ध्यान से, दोनों आंसर, लेकिन अब यहां पर हम अंतर कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो आंसर होगा। अब ये जो ऑर्डर है ये लिख लोगे आप, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम में। ये कौन सा ऑर्डर है आपका, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटते क्रम में है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर तो समझते होगे, ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, है ना। मूर्खों ऐसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम, ठीक है। अब तक कुछ बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने यही पढ़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए एटमॉस्फेयर में कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, तो आप लोग आंसर देते हो CO2, जो कि गलत है। हालांकि चीजें बदलती रहती है लेकिन आंसर CO2 नहीं होता। कौन सी है सबसे ज्यादा, वाटर वेपर। तो जल वाष्प जो होते हैं ये सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, आपकी वाटर वेपर, जल वाष्प, ठीक है। तो इसलिए इसमें पहला नहीं लगाया, क्योंकि अंतर कर सकते हैं, ओजोन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है भाई। क्लियर है या नहीं है बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं। हमेशा मूर्ख बन रहे हैं, अब आंसर ना देंगे हम। अरे सर हमारा सही है, वो भी आपके दिए ऑप्शन में बहुत खुशी हुई, थैंक, ओके जी। अरे मूर्ख मैं वैसे बोलता हूं बच्चों, ठीक है, आदत सी हो रही है।
आप ईगो पर ना लें, ठीक है। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी को परेशान करूं, किसी की ईगो हर्ट करूं, ठीक है। तो वो तो क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग बनी रहती है, आदत हो गई है इसलिए। अब हेडिंग डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर संरचना ये होती है ऐसे, ठीक है। ये इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। और इस शेप का नाम होता है लीनियर रेखीय, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, ठीक है। शेप हो गई आपकी लीनियर रेखीय। अब देखो इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर करते हैं हम, CO2 का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अगला पॉइंट देखोगे होती है ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ये होती है आपकी सॉलिड CO2। ठोस CO2 को बोलते हैं हम ड्राई आइस। ये हर साल पूछते रहते हैं CGL में, हर बार रिपीट होता रहता है 2-3 साल से। क्रिस्टल क्लियर, ओके जी, ठीक है। सर वेयर इज योर मास्क, मास्क लगा देंगे तो पढ़ोगे क्या, मूर्ख हो। अरे सर जो आप कुछ जानते हैं उन्हें पता है, मूर्खों तो आपका हम बच्चों के लिए प्यार होता है। हाँ जी बिल्कुल आकांक्षा जी। अब इसका यूज कहाँ करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। आग बुझाने में, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे कौन सी गैस निकलती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखोगे इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज करते हैं हम बेकरी में, जो ब्रेड वगैरह फुलाते हैं उनको फुलाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है आपकी? CO2, ठीक है। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन बेकरी, इट इज यूज्ड इन बेकरी, इट इज यूज्ड इन बेकरी। लिखोगे इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है, इसका प्रयोग बेकरी में किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक और जो सोडा होता है, तो कोल्ड ड्रिंक और सोडे के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले देखोगे इट इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक, इट इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा बोटल्स, इट इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा बोटल्स। हिंदी में लिखोगे यह कोल्ड ड्रिंक और सोडे की बोतलों में उपस्थित रहती है, यह कोल्ड ड्रिंक और सोडे की बोतलों में उपस्थित रहती है, यह कोल्ड ड्रिंक और सोडे की बोतलों में उपस्थित रहती है, यह कोल्ड ड्रिंक और सोडे की बोतलों में उपस्थित रहती है, यह कोल्ड ड्रिंक और सोडे की बोतलों में उपस्थित रहती है, ठीक है। अब देखो कोल्ड ड्रिंक के अंदर इसका फंक्शन क्या होता है, क्या पर्पज होता है CO2 का? देखो कोल्ड ड्रिंक हो चाहे सोडा हो, दोनों की फॉर्मेशन किससे होती है आपकी? वाटर से, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक हो चाहे सोडा हो, दोनों किससे बनेंगे आपके? वाटर से। हमने क्या किया, इसके अंदर CO2 को मिक्स किया। तो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग बोलते भी हो गए, कोल्ड ड्रिंक से जब गैस बाहर चली जाती है तो बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक खराब हो गई, ठीक है। जब भी कोल्ड ड्रिंक से गैस बाहर चली जाती है तो क्या बोलते हैं? कोल्ड ड्रिंक खराब होगी। मतलब जब तक ये CO2 कोल्ड ड्रिंक के अंदर है तब तक आपकी कोल्ड ड्रिंक खराब नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि CO2 कर क्या रही है? कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचा रही है।
और जो चीजें फूड आइटम्स को खराब होने से बचाते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 का पर्पज क्या है? ये कोल्ड ड्रिंक को खराब होने से बचाती है, संरक्षण में काम आती है। लेकिन अब इसने किया क्या? H2O के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाया H2CO3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एसिड बेस सोल्ट में पढ़ेंगे। एसिड क्या, कौन से सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में H+ आयन देते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? जो H+ आयन देते हैं। और बेस किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? जो OH- आयन देते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, जैसे कोई सब्सटेंस है, ये A है, अब इसके अंदर ना तो H+ आयन है और ना OH- आयन है, तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये एसिड है या बेस है? तो करते क्या है, इसको वाटर में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसको वाटर में मिक्स करोगे, यहां पर एक सॉल्यूशन बना, एक विलियन बना। आप इस सॉल्यूशन की प्रकृति को चेक करोगे कि इसके अंदर H+ आयन है या नहीं। ठीक है, तो अगर इसके अंदर H+ आयन हुए तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। तो देखो, एसिडिक सॉल्यूशन तभी बन सकता है जब वाटर के अंदर आप किसको मिक्स करोगे? एसिड को, यानी कि ए का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? एसिड। मतलब सॉल्यूशन को देखकर आप पता करोगे कि वो एसिड है या बेस है। कब करोगे? जब आपको किसी सब्सटेंस के अंदर H+ या OH- आयन नहीं दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ये B है, कोई सब्सटेंस है, इसके अंदर भी ना तो H+ है ना OH- है। इसको हमने वाटर में मिक्स किया। अब यहां पर ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बना आपका बेसिक, बना क्षारीय बना। तो बेसिक सॉल्यूशन तभी बन सकता है जब वाटर के अंदर आप किसे मिक्स करोगे? बेस को, यानी कि इसका भी नेचर कैसा हो जाएगा? बेस। अब आते हैं अपने वाले एग्जांपल पर। ये जो CO2 है, इसके अंदर ना तो H+ है ना OH- है। हमने इसको वाटर में मिक्स किया, H2CO3 बना। तो इसके अंदर H+ आयन है या नहीं है? ना इसके अंदर H+ आयन, तो यानी कि इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? एसिडिक। तो इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि CO2 का भी नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक, क्योंकि वाटर के अंदर कुछ डालने से, CO2 डालने से सॉल्यूशन कैसा बन रहा है? एसिडिक। तो एसिडिक सॉल्यूशन तभी बन सकता है जब वाटर के अंदर आप एसिड को मिक्स करोगे। ठीक है, इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड देखोगे, इसके अंदर भी ना तो H+ है ना OH- है। ठीक है, क्या किया हमने? इसको वाटर में मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद यहां से बना H2SO3 भी बन सकता है, H2SO4 भी बन सकता है। तो इनके अंदर H+ आयन है, तो ये क्या है? एसिड। तो ये एसिड है, तो ये एसिड कब हो सकते हैं? जब सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। इसी तरीके से ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अंदर भी ना तो H+ है ना OH- है। हमने इसको वाटर में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद देखा ये बना CaOH ट्वाइस। तो इसके अंदर OH- आयन है, तो ये बेस है। तो बेसिक सॉल्यूशन कब बन सकता है? जब इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। और भी आगे पढ़ेंगे एसिड बेस, तो ये कुछ एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन देखते हैं एक दो। हाँ, लुईस एसिड है मनीष जी, बिल्कुल सही है, लुईस एसिड होता है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। क्या चीज खतरनाक है महेंद्र जी? पता नहीं बेटा, वाइन वाइन का तो। You all worries for us, dear sir. All career will teach us. Thanks for the being part. Thank you, Vishal ji. Welcome. बेकरी बेटा, गैस ये भी यूज होती है, बेकिंग पाउडर भी होता है और ये भी होती है। बेसिकली जो बोलते हैं ना बेकिंग पाउडर, उसी से CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, नहीं दीपक जी, SO2 तो मेन कंपोनेंट है ही नहीं ग्रीन हाउस गैस का। ठीक है, एक वीनो जी कह रहे हैं कि सर आपका कुछ समझ नहीं आता। बेटा फिर पढ़ते क्यों हो? अरे नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये जरूरी नहीं वो हो, चाहे ना हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। वीनो जी जब समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ते क्यों? देखो, जब समझ में ना आए तो पढ़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, मतलब जब समझ में ना आए तो एक ही तरीका, या फिर उसे क्रैम कर लो। ठीक है, अब आगे देखो।
तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कोल्ड ड्रिंक का जो सोर टेस्ट होता है, जो खट्टा स्वाद होता है, ये कौन से एसिड की वजह से होता है? तो इसकी पहचान आप लोग कर लोगे ना, है ना? पक्का ना? पक्का। चलो एक क्वेश्चन लिखना, देखते हैं। थैंक यू सभी को इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, आप लोगों को ये अच्छा पढ़ाने के लिए थैंक यू सभी को। ठीक है सर, इतना अच्छा मत पढ़ाओ, केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। लेना चाहिए ना बेटा, अभी रेलवे वगैरह दोगे तब याद करोगे ना। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। द शॉर्टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, द शॉर्टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, द शॉर्टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इज ड्यू टू, द शॉर्टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इज ड्यू टू, हिंदी में लिखोगे, कोल्ड ड्रिंक्स का खट्टा स्वाद निम्न में से किसकी, इसे देखो, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद, कोल्ड ड्रिंक का खट्टा स्वाद, का खट्टा स्वाद निम्न में से किसकी वजह से होता है? निम्न में से किसकी वजह से होता है? ठीक है, ऑप्शन लिखोगे। ए ऑप्शन है म्यूरेटिक एसिड, ए ऑप्शन आपका म्यूरेटिक एसिड। सेकेंड है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा है आपका एसिटिक एसिड, डी है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। बताओ भाई। हाँ तो पफिंग के लिए ही तो होता है आरती जी, वो ब्रेड में, ब्रेड वाली फैक्ट्री में। बुक बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो आप, ठीक है? थ्योरी के लिए कोई बुक ना लो। सिलेबस डिस्कशन कर लेंगे बेटा, सिलेबस तो मैंने बता तो दिया था पिछली क्लास में, आपको ओरली सिलेबस बता दिया था सारा। पता नहीं भाई रेलवे एग्जाम कब होगा, आंसर 3D AC। अच्छा जब आप पक्का पक्का करते तो ही फंसते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। ABCD बहुत बढ़िया, वेरी गुड। D वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इधर देखो मूर्खों, ठीक है इधर देखो, अब कोई दिल पे मत लेना। देखो म्यूरेटिक एसिड बहुत बढ़िया। मितेश जी मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो करते क्या कुछ बच्चे, मैं बताता हूँ। अभी हमने पढ़ा था कोल्ड ड्रिंक का जो सोर टेस्ट होता है वो कौन से एसिड की वजह से होता है? कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है? वो तो ऑप्शन में मिला नहीं, ठीक है? तो फिर देखते अगर वो नहीं मिला, क्या पता उसका कोई अल्टरनेट नेम हो, ठीक है? उससे ढूंढने की कोशिश करते तो बोलते सर ऑक्जेलिक एसिड ये तो सुन रखा है, ये तो नहीं हो सकता। एसिटिक एसिड ये भी सुन रखा है, ये भी नहीं हो सकता। फॉस्फोरिक एसिड भी सुन रखा है, ये भी नहीं हो सकता। ये मार्केट में कुछ नया है ना, तो आप करोगे जय सिया राम। जैसे ही आपने जय सिया राम किया, एसएससी का रिप्लाई आया ऐसे। अब ये कैसे हुआ? देखो म्यूरेटिक एसिड जो होता है, ये सीजल में 2 बार पूछा गया है, म्यूरेटिक एसिड किसे बोलते हैं? तो जो HCl होता है इसको बोला जाता है म्यूरेटिक एसिड, ठीक है? तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर HCl होता है, अगर किसी को लग रहा ना होता है, तो अगर कोल्ड ड्रिंक के अंदर HCl होता, जिंदगी में दोबारा कोल्ड ड्रिंक पीने के लायक नहीं रहते, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर HCl नहीं होता, तो इसकी तो ब्रैकेट में लिख लोगे म्यूरेटिक एसिड के ब्रैकेट में HCl। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूरेटिक एसिड किसे बोलते हैं? HCl को। अब कोल्ड ड्रिंक में सोर टेस्ट के लिए हम अपनी तरफ से यूज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड। आंसर होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड। देखो CO2 को हमने जो यूज किया था वो किस पर्पज पे से किया था? कि कोल्ड ड्रिंक खराब ना हो, ठीक है? वो हमारा पर्पस था। वो तो उसने बाय चांस वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना दिया, ठीक है? हमारी कंडीशन नहीं थी कार्बोनिक एसिड बने, हम उससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है? हमने तो सोर टेस्ट के लिए, खट्टे स्वाद के लिए अपनी तरफ से कौन सा एसिड यूज किया था? पहले ही फॉस्फोरिक एसिड। वहां तो बाई चांस बन रहा है, ठीक है? सर MCQ भी नोट्स में दीजिए बेटा। MCQ कहाँ से, लिखने में इतना टाइम लगता है, अब हालत खराब हो जाती है, टाइम नहीं होता इतना। कंटेंट अपडेट करें या लिखे क्या क्या करें, ठीक है? और मैं पढ़ाता भी तो बहुत हूँ, 11th-12th भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी कंटेंट अपडेट करना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ती है। IIT नीट भी, ठीक है? धर्मेंद्र जी मेरे पास भेज दीजिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है। करण जी खुद की बुक नहीं है, क्या करें, टाइम ही नहीं लगता।
एक्चुअली देखो हम भी पढ़ते हैं कंटेंट अपडेट करने के लिए, ठीक है, तो इस चक्कर में अब बुक लिखने के लिए टाइम चाहिए, वो टाइम ही नहीं मिल पाता। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई पाउडर which is used dry powder which is used as a fire extinguisher which is used as a fire extinguisher which is used as a fire extinguisher contain हिंदी में लिखोगे शुष्क पाउडर जिसका प्रयोग शुष्क पाउडर जिसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, उसमें निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? उसमें निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? उसमें निम्न में से किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन लिखोगे सैंड, बालू, सैंड प्लस कास्टिक सोडा, सैंड प्लस सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। जल्दी बताओ आंसर। इतने पैसे कहाँ हैं? ठीक है, अनुष्का जी मीठा तब होता है जब वो CO2 गैस बाहर चली जाती है, ठीक है, तब होता है वो मीठा। देखो आंसर है सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से SSC आपसे हर साल एग्जाम पूछता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में पढ़ते हैं हम, नोट 1 2 3 करके इस तरीके से बहुत चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर की हार्डनेस भी यहीं बता दूं आप लोगों को, बहुत चीजें बताऊंगा अभी, लिखो। फर्स्ट लिखोगे नोट 1, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पूछ लेता है SSC, इसीलिए क्वेश्चन भी कि NaOH का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसका यूज करते हैं कपड़े धोने का साबुन बनाने में, और जो कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसे बोलते हैं हम हार्ड सोप, कठोर साबुन, ठीक है। सेकंड है सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट के बारे में, इसका जो फॉर्मूला होता है, Na2CO3। इसका एक नाम होता है सोडा एस भी बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ना वाटर के साथ, तो होता क्या है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इसकी रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ तो हमेशा 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, इसका नाम होता है वाशिंग सोडा, कि वाशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अभी कराऊंगा अगली क्लास में, देखना
अभी यूट्यूब पर लाइव पढ़ाऊंगा, 2 सेट कराऊंगा, 2 सेट के फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। वॉशिंग सोडा, अब ये इसका केमिकल नेम लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। 10 को क्या लिखोगे, डेका, H2O को हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इतना नोट कीजिए जल्दी। रायबरेली का एक टीचर एक ईयर में 25 स्कूल्स में इलीगली पढ़ा के 1 करोड़ अर्न किया सर, बहुत बढ़िया। अरे आप पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे बारे में छोड़ो भाई, इन पर देखो आप। RDR UMTS के लिए सफिशिएंट है। अब ध्यान से सुनो, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग सोडा है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, कहाँ करते हैं, कपड़े धोने में, है ना। और कपड़े धोने आप लोगों को आते ही होंगे, है ना। नहीं आते तो सीख लो, क्योंकि आगे काम आएंगे। क्यों काम आएंगे, अगर बेरोजगार रहकर शादी की तो अपने तो कपड़े धोने ही धोने हैं, क्या पता आने वाले के भी धोने पड़ जाएं, ठीक है। तो देखो अब एक बात बताओ, जब कपड़े धोते हो पानी में पहले आप डिटर्जेंट डालते हो या कपड़े डालते हो, पता होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि आप लोग ट्रेंड हो, है ना। क्या डालते हो, डिटर्जेंट ना, हाँ। तो आप लोग ट्रेंड हो, फ्यूचर ब्राइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वैसे पहले क्यों डालते हैं, कि सर झाग बन जाए, कपड़े धोने में मन लगा रहे, माहौल बना रहे हमारा, ठीक है, ठीक है। मान गए गुरु जी, आप 1 से 10 तक हो, थैंक यू दीपांशु जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले पानी के अंदर पहले डिटर्जेंट मिलाते क्यों हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वाटर जो होता है वो 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, एक ठंडा जल एक गर्म जल, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो झाग किस में बनते हैं, सॉफ्ट वाटर में बनते हैं, हार्ड वाटर में झाग बनते हैं, नहीं बनते। तो जब हम पहले डिटर्जेंट मिलाते हैं तो झाग बनते हैं। तो झाग बनने का मतलब क्या हुआ, अच्छा, घरों पर जो पानी आता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है। घरों पर आता है हमेशा हार्ड वाटर, ठीक है। आपने उसमें डिटर्जेंट मिलाया, डिटर्जेंट मिलाने से उसमें झाग बन गई, यानी कि वो जो हार्ड वाटर था वो कन्वर्ट हो गया आपका सॉफ्ट वाटर में। तो पहले मिलाने का फंक्शन होता है वाटर की हार्डनेस को हटाना, जल की कठोरता को दूर करना। हार्डनेस भी 2 तरीके की होती है, टेम्परेरी परमानेंट, अभी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। 2 तरीके की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। तो ये कौन सी हार्डनेस को हटाता है, कौन सी हार्डनेस को हटाता है, टेम्परेरी को। मूर्खो, टेम्परेरी तो सिंपल बॉइलिंग से हट जाती है, ये परमानेंट हार्डनेस को हटाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, लिखो क्वेश्चन। हाँ, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली तो चांस है भाई हो जाएगा। तो लिखोगे, इसमें लिखना सोडियम कार्बोनेट में, देखो इट रिमूव्स हो जाएगा जी, इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हिंदी में लिखोगे, यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है, यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। अगले पॉइंट में पढ़ाऊंगा, नोट 2 लिखवाऊंगा ना जब पढ़ाऊंगा, टेम्परेरी क्या परमानेंट क्या, यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है, यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है, ठीक है। तीसरा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3। इसका नाम आप लोगों को पता ही होगा, ये होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ठीक है। केमिकल नेम क्या लिखोगे, एक दूसरा नाम और होता है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर मेरा पीछे सारा क्लास मिस हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे तो क्लास कवर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा रवि शंकर जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, पता ही होगा आप लोगों को कहाँ करते हैं इसका यूज। ये मत बोलना सर छोले उबालने में, भटूरे बनाने में, गोलगप्पे बनाने में, वो तो नाम से ही पता चल रहा है बेकिंग सोडा खाने का सोडा है। तो ये कहाँ यूज होगा आपका, फूड आर्टिकल्स में, ठीक है।
अभी मैंने क्वेश्चन कराया, लेकिन वो सभी को पता हो पेपर में नहीं आएगा। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था फायर एक्सटिंग्विशर में किसका यूज करते हैं, सेंट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। दूसरा इसका नेचर बेसिक होता है, ये एसिडिटी को दूर करने में भी इसका यूज करते हैं। तो लिखोगे यूज, ऐसे लिख लो। एक तो हो गया आपका फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर में अग्निशामक के रूप में। दूसरा कहाँ यूज करते हैं, एंटासिड्स के रूप में, प्रतिअमल के रूप में। एंटासिड्स किसे बोलते हैं, जो सब्सटेंस एसिडिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करो इसको। ठीक है, इनो के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इनो के अंदर जी। हार्ड सोप क्यों यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, ये क्या मतलब हुआ भाई। सुपर हो सर आप, थैंक यू मनीष जी। मजा आ रहा है सर। आदर्श जी समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। सेकेंड यूज बता तो दिया, ठीक है। ये बेस की तरह काम करता है, ठीक है। मैं बढ़िया हूं अभी जी, ठीक है। चलो फिर अभी आपकी क्लास है ना, अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा, हार्डनेस के बारे में भी पढ़ाऊंगा। नोट टू अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड कितने बजे, 2 बजे। अभी 12:45 पर यूट्यूब पर लाइव आएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वहां करते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट हो पूछना हो तो बताओ। जल्दी बताओ भाई। सोनिया जी बता तो दिया सेकेंड यूज। जितेंद्र जी मजा नहीं आ रहा, मजा करके क्या करोगे, पढ़ना ही तो है बेटा यहाँ। अच्छा यूट्यूब चैनल का नाम बताया तो था, ये है यूट्यूब चैनल। कितनी बार पूछोगे। टेलीग्राम लिंक भी बता देता हूँ, देख लो। टेलीग्राम पे लिखोगे आप साइंस बाय जितेंद्र सर, ये तो गया यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम हो गया ये वाला, ठीक है। खाली इतने में ही आ जाएगा, देख लेना सर लगाने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, ठीक है। आप लोग देख लेना, आ जाएगा। अच्छा एक बार लव यू बोल दीजिए, मजा आ जाएगा। ओके लव यू ऑल, बस ठीक है, अब खुश। चलो भाई ठीक है, तो मिलते हैं अभी 10-15 मिनट में। और ये नोट 2 की स्टोरी शुरू होगी 2 बजे, ठीक है। ओके थैंक यू।